नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। सवाल है, भारत में पोषण स्तर को सुधारने हेतु शुरू किया गया पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2018 और डी 2019। इसका सही जवाब है सी 2018। पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन, पांचवां दक्षिण अफ्रीका और छठवां मिस्र। उपरोक्त में से कितने ब्रिक्स संगठन के सदस्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 4, सी केवल 5 और डी सभी 6। इसका सही जवाब है डी, यानी कि सभी 6। ब्रिक शुरुआत में BRIC जो शब्द है वह वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था। ब्रिक ने वर्ष 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया। वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया। प्रारंभिक 5 ब्रिक्स सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसे प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर गठित करना होता है। दूसरा, इसके सुझाव केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं, जिससे उनकी पूर्ण रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित होती है। तीसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, यानी कि केवल 1 और 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यक समझे जाने पर पहले वित्त आयोग का गठन करें। अतः कथन 1 सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 275 वित्त आयोग को सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान की सिफारिश करने का अधिकार देता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी को पहली बार वर्ष 2004 में शुरू किया था। दूसरा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली सभी को वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने पहली बार भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई, जिसे शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है। तमिल भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा और प्राचीनता के आधार पर यह मान्यता अक्टूबर 2004 को प्रदान की गई थी। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अतः कथन 2 सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा, मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग तिलहन और दलहनों की MSP खरीद सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। गन्ने के लिए MSP की सिफारिश खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई भी नहीं। उत्तर है ए केवल एक। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है, 23 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। यह सिफारिश लागत बाजार प्रवृत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों जैसे कारकों पर आधारित होती हैं। MSP को औपचारिक रूप से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित कर घोषित किया जाता है। अतः कथन एक सही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह विशेष रूप से तब उपयोग किया जाता है जब तिलहन और दलहनों के बाजार मूल्य MSP से नीचे गिर जाते हैं। अतः कथन दो सही है। अन्य फसलों के विपरीत गन्ना MSP व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, निर्वाचन आयोग को न्यायिक कार्यवाही से स्वतंत्र होकर अनुच्छेद 324 के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा, वे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं। तीसरा, चुनाव आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धांधली या बूथ कैप्चरिंग के सबूत मिलने पर मतदान समाप्त होने के बाद भी चुनाव रद्द करने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है बी केवल दो और तीन। आइए जानते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि भ्रष्ट आचरण के लिए उम्मीदवारों को अयोग्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा नियंत्रित होती है और इसके लिए न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। अतः कथन एक सही नहीं है। अनुच्छेद 324(1) के तहत चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन दो सही है। निर्वाचन आयोग के पास मतदान के बाद भी बूथ कैप्चरिंग, धांधली और अन्य चुनावी गड़बड़ियों के मामलों में चुनाव रद्द करने या रद्द करने का अधिकार है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य, निशांत और आर्चर, जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा गया, को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। ए, भारत के स्वदेशी AI संचालित उपग्रह। बी, नई पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें। सी, DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन। और डी, पानी के भीतर युद्ध अभियानों के लिए स्वदेशी टारपीडो। इसका सही जवाब है सी, DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन। लक्ष्य, निशांत और आर्चर भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन हैं। वे विभिन्न सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें टोही और लक्ष्य अभ्यास शामिल है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इसे वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया था। दूसरा, कंकरवाड़ी किला और पांडुपोल मंदिर जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल इस रिजर्व का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है सी, यानी कि एक और दो दोनों। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। अरावली पहाड़ियों के भीतर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य बना दिया गया था। अतः कथन एक सही है। अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध इस स्थान पर कंकरवाड़ी किला है, जहां औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद किया था, तथा पांडवों से जुड़ा पांडुपोल हनुमान मंदिर भी है। अतः कथन दो सही है। यहाँ का भूदृश्य चट्टानी भूभाग, घास के मैदान, झाड़ीदार कांटेदार जंगल और अर्धपर्णपाती वनों से युक्त है। यहाँ की वनस्पति में ढोक, सालार, कदया, बेर, गुगल और बांस शामिल है। इस रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और लकड़बग्घे सहित विविध जीव जंतु पाए जाते हैं।
सरिस्का टाइगर रिजर्व जयसमंद झील और सिलीसेड झील जैसे स्थानों से भी घिरा हुआ है। अगला सवाल है, गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी देश की जनसंख्या में आय वितरण को मापता है। दूसरा, यह लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है और किसी देश के आर्थिक विकास के सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा, यह 0 से 1 के बीच होता है, जहां 0 का अर्थ है पूर्ण असमानता, यानी सारी आय केवल एक व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, और 1 का अर्थ है पूर्ण समानता, यानी कि सभी की आय समान होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। आइए जानते हैं गिनी गुणांक को, लेकिन पहले इसका जवाब जान लीजिए। उत्तर है बी, केवल 2। गिनी सूचकांक किसी देश की जनसंख्या में आय वितरण अथवा धन वितरण का मापन कर आय असमानता स्तर को निर्धारित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह लॉरेंज वक्र से लिया गया है और किसी देश के आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। यह 0 से 1 के बीच होता है, जहां 0 का अर्थ है पूर्ण समानता, यानी सभी की आय समान है, और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता, यानी सारी आय केवल एक व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टैगफ्लेशन शब्द, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में स्थिरता। बी, ऐसी स्थिति जहां आर्थिक विकास में तेजी आए और बेरोजगारी कम हो। सी, ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति कम हो और आर्थिक विकास उच्च हो। डी, एक परिदृश्य जहां आर्थिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन रोजगार दरें बढ़ जाती हैं। इसका सही जवाब होगा ए, एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में स्थिरता। चलिए समझते हैं स्टैगफ्लेशन को। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है, अतः विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटोमीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्रों में भिन्नताओं को मापते हैं और अंतरिक्ष मिशन, महासागर अन्वेषण और चिकित्सा इमेजिंग में उपयोगी होते हैं। दूसरा, रमन ड्रिवन स्पिन नॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित मैग्नेटोमीटर लेजर प्रकाश और रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए एक उन्नत ऑल ऑप्टिकल तकनीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। मैग्नेटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता और दिशा मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः चिकित्सकीय इमेजिंग, नेविगेशन और पृथ्वी अंतरिक्ष अध्ययन में किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। RDSNS एक उन्नत ऑल ऑप्टिकल तकनीक है जो लेजर प्रकाश और रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए विकसित की गई है, अतः कथन 2 सही है। यह तकनीक शोरयुक्त परिवेश में भी कॉम्पैक्ट, ढाल रहित और अत्यधिक संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र माप को संभव बनाती है, जिससे यह पारंपरिक मैग्नेटोमीटर की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार बन जाती है। चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, क्षमता निर्माण के माध्यम से एक कैडर आधारित जनजातीय शासन संरचना विकसित करना। बी, जनजातियों को विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना। सी, वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय बस्तियों का डिजिटल मानचित्रण करना। और डी, स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करना। तो आज का सेशन यहीं तक। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।